जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इन चारों में से वो कौन सा टर्म है जिसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएशन बिल, बजट, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जिक्र तो भारत के संविधान में है। एप्रोप्रिएशन बिल का भी जिक्र है। अगर आप आर्टिकल 112 पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आर्टिकल 114 में जिक्र है एप्रोप्रिएशन बिल का, और आर्टिकल 266 में जिक्र है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। अगर कहीं पर जिक्र नहीं है, अगर किसी का जिक्र नहीं है, तो वो बजट टर्म का जिक्र कहीं नहीं है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विथ रिगार्ड टू द इलेक्शंस टू द लोकसभा। द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। 61st अमेंडमेंट कर 1989 में 21 साल के से उम्र को 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराती है लोकसभा के। द इलेक्ट्रल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। जो भी इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन और कंट्रोल के अंडर में नहीं किया जाता। सही उत्तर ये है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड to make available to the election commission such staff as may be necessary for the discharge of its function। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी स्टाफ की जरूरत है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तब वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किससे, देश के राष्ट्रपति से, कि वो उनको मुहैया कराएं ताकि वो उस ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, एक सवाल है कि जब भी कोई बिल ज्वाइंट सिटिंग के लिए जाता है तो उस बिल को ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में किस तरह पास कराया जाता है। अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सही उत्तर है दोस्तों अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। अगर कोई बिल, याद रखिएगा, आज तक हमारे देश में 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। ठीक है, पहली बार 1961 में जब प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट लाया गया था 1961। दूसरा 1977 और 8 में, मुझे ये थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, बैंकिंग सर्विस कमीशन करके एक बिल आया था उसको लेकर, और 2002 में पोटा को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये 3 बार ही हमारे देश में ज्वाइंट सिटिंग हुई है देश के पार्लियामेंट की, जब प्रेसिडेंट के बुलावे पर दोनों हाउसेस ने एक साथ मीटिंग की। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एज पर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग का जिक्र भारत के संविधान के 108 में मिलता है। और याद रखिएगा, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ बिल पास कराया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज पर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फॉलोइंग राइट्स के अंदर इंप्लिसिट होता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो देखिए दोस्तों, पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में काउंट होते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा अधिकार है जो फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जितने फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ठीक है, ये फॉरेनर्स एंड देश के नागरिक दोनों के लिए अवेलेबल है। तो राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21 सब ए में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अब देखिए आर्टिकल 19 आ गया, तो आर्टिकल 19 इसका मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है
फॉरेनर्स के लिए सही उत्तर है सेकंड ओनली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर अवेलेबल, अगर देखा जाए तो सिर्फ वन ओनली होगा, नॉट सेकंड ओनली, क्योंकि यही अधिकार, राइट टू एजुकेशन का अधिकार ही सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 काउंट किया जाता है। अब दोस्तों एक सवाल है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोटेक्शन है वो अंडर आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो ये जो आपका अंडर आर्टिकल 21 में है, अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है दोस्तों कि ये जो अधिकार है ये दोनों के लिए है। सॉरी, यहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ये ए और ये बी होगा, ये सी ये डी, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन बी एंड अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। तो देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई एक्ट के अंडर आती है। सही उत्तर क्या होगा? पहला, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में एनश्राइंड है। अब दोस्तों आर्टिकल 32, जिसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करता है ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन। आपको बताना है कि आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पार्लियामेंट आर्टिकल 32 के राइट को सस्पेंड नहीं करती है, यह करता है देश का प्रेसिडेंट। ओनली सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू इट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये भी इनकरेक्ट है। अगर आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? नन ऑफ द एबव। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल के दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा रिट है या रिट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं इशू किए जा सकते। देखिए दोस्तों, प्रोहिबिशन नाम का ये जो रिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, उनके लिए ये इशू नहीं किया जाता, ठीक है। तो सर्शियोरी एंड मेंडेमस यही दो रिट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। अगला सवाल यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको नॉन जस्टिफिएबल और लीगली नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया? जैसे फंडामेंटल राइट क्या है? अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, ब्रीच होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हो, मतलब वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, वो जस्टिसिएबल हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंडर दिए गए हैं, वो नॉन जस्टिसिएबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल क्यों हैं? बिकॉज द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट देम। Point number 1. Point number 2, there was widespread backwardness in the country that could stand in the way of implementation. दोस्तों ये दोनों ही सही उत्तर हैं। ये दोनों ही कारण है कि डीपीएसपी को हमारे देश में नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल क्यों रखा गया। अब दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मीन टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मीन टू एस्टैब्लिश सोशल डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मीन टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सही उत्तर है दोस्तों सेकंड एंड थर्ड। पहला इनकरेक्ट है। पहला याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट के द्वारा ही एस्टैब्लिश होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352 द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों एज पर आर्टिकल 352 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अबाउट द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है दोस्तों, देखिए अगर देखा जाए तो आप स्टेटमेंट नंबर ए पढ़िए, बी पढ़िए, सी पढ़िए, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर है नन ऑफ दीज, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, किस इमरजेंसी की बात कर रहा हूं? नेशनल इमरजेंसी की। किस आर्टिकल के अंडर? एज पर आर्टिकल 352। तो उसके अप्रूवल के लिए जो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको किसी भी हाउस से, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास कराना जरूरी होता है। और जब डिसअप्रूविंग की बारी आती है तो डिसअप्रूविंग के लिए राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती है, लोकसभा से आप सिंपल मेजॉरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास कराकर इमरजेंसी खत्म कर सकते हो। तो याद रखिएगा, जब अप्रूव करना होता है तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब डिसअप्रूव करना पड़ता है तो लोकसभा के सिंपल मेजॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग एज पर आर्टिकल 360 इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों इनकरेक्ट है। व्हाई? क्योंकि जब एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, उसके लगने के बाद उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बार बार पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। यह नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है। A resolution approving the proclamation of financial emergency is to be passed by either house of parliament by simple majority, ये बिल्कुल करेक्ट है। The president may issue direction for reduction of salaries and allowances of Supreme Court and High Court judges, ये भी करेक्ट है। सही उत्तर है सेकंड एंड थर्ड ओनली। आज की वीडियो का आखिरी सवाल कि सेंटर स्टेट रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन रिस्पेक्ट टू द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर इन्यूमरेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के हाथ में होती है, सेंटर के हाथ में नहीं होती है। इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट द लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद सेंटर एंड स्टेट्स। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। आप भी अपने नॉलेज को चेक कीजिए और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, हम उसके ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।